अज़ीमुल्ला खान की कहानी का एक भाग हमने कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था। उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के भारत की जानकारी दी है। इस दूसरे और अंतिम भाग में हम अज़ीमुल्ला खान के पृष्ठभूमि और शुरू से अंत तक की कहानी बताएंगे। अज़ीमुल्ला खान का जन्म 17 सितंबर 1830 में हुआ था। उनका परिवार बेहद ही गरीब और लाचार था। घर के सदस्य अंग्रेज़ों के यहाँ नौकर थे। उस दौर में कानपुर बड़ा शहर था, जहाँ अंग्रेज़ों की छावनियाँ और बड़े बड़े कार्यालय हुआ करते थे। अंग्रेज़ों की एक छावनी के यहाँ परेड मैदान भी हुआ करता था। उसके बगल में गरीब लोगों की बस्ती थी। वहीं नजीब और करीमन के घर अज़ीमुल्ला का जन्म हुआ। वास्तु निर्माण के क्षेत्र में नजीब काम करते थे, इसलिए उन्हें नजीब मिस्त्री कहा जाता था। परेड मैदान के बगल में घर होने के चलते बाल उम्र के अज़ीमुल्ला देशवासियों पर होने वाले अत्याचार देखा करते थे। अंग्रेज़ बड़े निर्दयी हैं, ये उन्हें बचपन में पता चल गया था। एक बार अज़ीमुल्ला ने देखा कि एक अंग्रेज़ किसी मिठाई वाले से लड़ रहा है। बीच चौराहे पर वो मिठाई वाला मार खा रहा था। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आई और अंग्रेज़ों को पकड़ने के बजाय उस गरीब मिठाई वाले को कैद कर लिया। ये देखकर अज़ीमुल्ला डर गए। शाम को पिताजी घर आए तब उन्होंने पिताजी से कहा कि आप भी तो अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते हो। अज़ीमुल्ला को डर था कि कहीं अंग्रेज़ उनके पिताजी के साथ ऐसे कुव्यवहार न कर दे। कुछ दिन बाद उनका ये डर सही साबित हुआ। एक दिन एक अंग्रेज़ अफसर ने अज़ीमुल्ला को तबेला साफ करने का काम दिया। उन्होंने इनकार करने पर उस अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें एक मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया और ऊपर से एक पत्थर भी फेंका। इससे नजीब घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त अज़ीमुल्ला केवल 7 साल के थे। पिताजी के देहांत के बाद उनके घर पर आर्थिक संकट आ गए। इस बीच अज़ीमुल्ला की माताजी ने उनकी पढ़ाई रोकी नहीं। पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। कुछ दिन बाद पैसों की कमी होने लगी तो अंग्रेज़ों के यहाँ काम करना शुरू किया। अज़ीमुल्ला की माताजी के मन में ये बात थी कि उनका बेटा अगर पढ़ेगा तो वो पिताजी की तरह नौकर नहीं बनेगा। साल बीतते रहे और अज़ीमुल्ला की माताजी काम करती रही। उनकी परेशानी देखकर अज़ीमुल्ला को बुरा महसूस होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने पिताजी के दोस्त को अपनी आप बीती सुनाई। पिताजी के दोस्तों ने उन्हें एक अंग्रेज़ अफसर के यहाँ काम दिलाया। तकदीर इतनी बुरी थी कि ना चाहकर भी अज़ीमुल्ला को अंग्रेज़ों के घर नौकर बन के रहना पड़ा। पर उनकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। सौभाग्य से वो अंग्रेज़ अफसर अच्छा इंसान निकला। उसने देखा कि अज़ीमुल्ला पढ़ाई लिखाई में होशियार हैं। उसने अज़ीमुल्ला को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने बेटे के ट्यूटर को दी। उस अंग्रेज़ ट्यूटर के बदौलत अज़ीमुल्ला को इंग्लिश के साथ फ्रेंच भाषा का भी अध्ययन करने का मौका मिला और जल्द ही उन्होंने इन भाषाओं में महारत भी हासिल की। दूसरी ओर अज़ीमुल्ला की माताजी ने भी उन्हें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस स्कूल में वे पढ़ते थे, बाद में उसी स्कूल में वे पढ़ाने भी लगे। इसके पीछे भी उस अंग्रेज़ अधिकारी का हाथ था। वो कहते हैं ना, कोई धर्म पूरी तरह से साफ नहीं होता और ना ही पूरी तरह से मैलीन होता है। इंसान और समुदाय में भी ये बात लागू होती है। जिस अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों पर अत्याचार किए, उनमें से एक अफसर ने अज़ीमुल्ला जैसे गरीब बच्चे को पढ़ाकर स्कूल का प्राध्यापक बना दिया। बच्चों को पढ़ाने के दौरान उनकी पहचान ऐसे लोगों से होने लगी जो अंग्रेज़ी हुकूमत से तंग हो चुके थे। साथ ही संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए उन्होंने पंडित गजानन मिश्र की मदद ली। इसके अलावा उर्दू तथा फ़ारसी भाषा सीखने के लिए वे मौलवी निसार अहमद से जुड़ गए। अलग अलग भाषा का ज्ञान लेने के कारण उन्हें समाज में पढ़े लिखे इंसान का पद मिला। कोई भी गरीब इंसान उनके पास अर्जी लेकर आने लगा। खासकर वकालत से जुड़े कार्यों को लेकर वे दूसरे लोगों की मदद करते थे।
यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि उस ज़माने में वकालत करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती थी। जिन्हें अंग्रेज़ों के कानून पता होते थे वे भी वकालत कर लेते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बर्खास्त हुई तब बड़े बड़े शहरों में भारी मात्रा में कॉलेजेस बनने लगे और साथ ही न्यायालयों का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। लोगों की मदद करते हुए अज़ीमुल्ला खान का नाम भी मशहूर हुआ, पर कुछ महीनों बाद उन्हें प्राध्यापक के पद से हटाया गया। नौकरी छूटने के बाद उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालय में काम मिल गया। क्योंकि वे फ्रेंच भाषा जानते थे, इस काम के दौरान उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक समस्याओं से एक रूप होने लगा। उन्होंने देखा कि एक ज़माने का सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश गुलामी की जंजीरों से बंध चुका है। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल के आसपास की थी। उस वक्त इतनी कम उम्र में लोगों की पढ़ाई लिखाई, शादी और बच्चे भी हो जाते थे। नागपुर में अज़ीमुल्ला एक विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ने के कुछ ही महीनों बाद नाना साहेब पेशवा को अज़ीमुल्ला की जानकारी मिली। आपको बता दूं कि नाना साहेब पेशवा दूसरे एक दत्तक पुत्र थे। उनके पिताजी बाजीराव दूसरा जब गुजर गए तो अंग्रेज़ों ने उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। आप ये समझ कर चलिए कि भारत के पीछे 200 साल के इतिहास में इसके जैसा चालाक और होशियार इंसान हुआ नहीं। इसने ताकत के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करके अखंड भारत को अंग्रेज़ों का गुलाम बनाया। पर इसके बारे में अच्छी बात करनी हो तो ये भी बताना ज़रूरी है कि उस वक्त भारत में एजुकेशन सिस्टम लाने में भी इसका अहम योगदान है। इसके अलावा गंगा की साफ सफाई और रेलवे सिस्टम की योजना भी इसकी थी। साथ ही उस वक्त बड़े संख्या में ब्रिज और पक्के सड़कों का काम भी करवाया। अंततः ये बोलना गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश लूटते थे पर कुछ अच्छी चीज़ें भी करते थे। हालांकि इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ होता था। नाना साहेब पेशवा दूसरा के देहांत के बाद डलहौजी ने 8 लाख रुपए की पेंशन रोक दी। इससे नाना साहेब पेशवा परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि ब्रिटिश ने उनका राज्य भी लिया और अब पेंशन भी बंद कर दिया। नाना साहेब पेशवा जानते थे कि डलहौजी ब्रिटेन के इशारों पर चलता है। डलहौजी के खिलाफ ब्रिटेन में केस फाइल करने के बारे में उन्होंने सोचा, पर दिक्कत ये थी कि वे अंग्रेज़ी जानते नहीं थे। किसी इंसान से उन्हें खबर मिली कि बिठूर के आसपास अज़ीमुल्ला नामक का शख्स रहता है जो अंग्रेज़ी के साथ फ्रेंच भी जानता है। नाना साहेब पेशवा का छोटा सा दरबार बिठूर में ही था, वहीं वे रहते थे। उन्होंने तुरंत अज़ीमुल्ला खान को अपने यहाँ बुलाया और उन्हें बतौर दीवान के रूप में अपने पास रख लिया। अज़ीमुल्ला की होशियारी से नाना साहेब पेशवा बड़े खुश हुए। फिर तुरंत ही उन्होंने अज़ीमुल्ला को अपना चीफ सेक्रेटरी बना लिया। चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद अज़ीमुल्ला की मुलाकात तात्या टोपे से होने लगी। तात्या टोपे बड़े वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्होंने ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तलवारबाजी सिखाया था। तात्या टोपे से पहचान होते ही अज़ीमुल्ला खान और लक्ष्मीबाई भी जुड़ गए, क्योंकि नाना साहेब पेशवा और लक्ष्मीबाई एक दूसरे के सगे रिश्तेदार थे। इस बीच दिल्ली के बहादुर शाह जाफ़र से भी अज़ीमुल्ला खान मिलने जुलने लगे। होलकर और शिंदे को छोड़कर इन तीनों प्रांत के गद्दीदारों ने अपना अतीत भुलाया और नया रास्ता चुन लिया। छोटे छोटे नवाब भी सुख और शांति से जी रहे थे, जैसे कि बाजीराव और मस्तानी की संतान शमशेर बहादुर के वंशज। इन लोगों के पूर्वजों से प्रांत चुराकर इनके वंशजों के हाथ छोटे छोटे गांव थमाकर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। पर इतना सब होने के बावजूद अंग्रेज़ों को झांसी, बांदा, बिठूर जैसे छोटे छोटे गांव में बसे राजाओं की खुशी देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए अजीबोगरीब कारण देकर वे उन लोगों को राजा या रानी मानने से इनकार करने लगे। नाना साहेब पेशवा को इस बात की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि भारत के गवर्नर के खिलाफ वे ब्रिटेन में केस लड़ेंगे। उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी अज़ीमुल्ला को दे दी।
अज़ीमुल्लाह ने कंपनी के हुकूमत के खिलाफ दस्तावेज तैयार किए। आपको बता दूं कि नाना साहेब पेशवा ने पूरी तैयारी के साथ अज़ीमुल्लाह को इंग्लैंड भेजा। इतिहासकारों के हिसाब से वे 1850 के साल में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अज़ीमुल्लाह पहले भारतीय होंगे जो पहली बार इंग्लैंड गए, पर ऐसा नहीं है। असल में किसी को पता नहीं कि कौन पहली बार इंग्लैंड गया था, पर दस्तावेज़ों की माने तो राजा राम मोहन रॉय पहले भारतीय इंसान थे जिसने इंग्लैंड में पहला कदम रखा था। वे भी बड़े विद्वान थे। भारत से लूटा हुआ खजाना इंग्लैंड क्यों भेजा जाता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए वे वहां गए थे। सातारा राज्य के ओर से रंगो बापूजी गुप्ते इंग्लैंड जाने वाले दूसरे इंसान हो सकते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने 14 साल गुजारे थे। उसके बाद अज़ीमुल्लाह तीसरे व्यक्ति हो सकते हैं। खैर, अज़ीमुल्लाह 1850 में इंग्लैंड तो चले गए, पर वहाँ उन्हें नाना साहेब पेशवा की वकालत करने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब कुछ लोग मानते हैं कि लंदन में अज़ीमुल्लाह और रंगो बापूजी गुप्ते की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात से अज़ीमुल्लाह को बात समझ आई कि अंग्रेज़ों के हेड ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाने से उनकी परेशानी खत्म नहीं होगी। रंगो बापूजी और अज़ीमुल्लाह के हाथ सफलता तो नहीं मिली, पर एक बात उन्हें समझ आ गई। वो थी रेवोल्यूशन, अर्थात क्रांति। अंग्रेज़ों को हराना हो तो क्रांति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ये बात तो उन दोनों को समझ आई, पर सवाल ये था कि क्रांति की बिगुल बजाएगा कौन। अंग्रेज़ों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उन्होंने अन्य देशों में यात्राएं की। उन्हें ब्रिटिश का खोखलापन का अंदाज़ा तब आया जब उन्होंने देखा कि यूरोप के अन्य देश भी ब्रिटेन को युद्ध में चकनाचूर कर रहे हैं। अज़ीमुल्लाह ने यूरोप में 2 साल गुजारे। वहाँ उन्होंने रेवोल्यूशनरी लेखकों से मुलाकात की। उनमें विलियम ठाकरे भी थे। ये वही विलियम हैं जिनसे प्रभावित होकर शिवसेना के फाउंडर बाळा साहेब ठाकरे के पिताजी ने अपना उपनाम ठाकरे रखा। बड़े बड़े विद्वानों से मिलकर उन्हें ये भी पता चला कि आज़ादी हासिल करने के लिए सामान्य लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस राष्ट्रवाद को फैलाने का सिर्फ एक रास्ता है, प्रेस मशीन से भारी मात्रा में पत्रिका छापकर लोगों को जानकारी मुहैया कराना सबसे आसान रास्ता है। तो इस तरह से अज़ीमुल्लाह खान लंदन से प्रिंटिंग मशीन लेकर भारत लौट आए। नाना साहेब पेशवा की केस तो आगे चली नहीं, पर अज़ीमुल्लाह ने नाना साहेब पेशवा को सामूहिक क्रांति के बारे में बताया। नाना साहेब पेशवा ने सोचा कि अगर यूरोप के अन्य देश मिलकर इंग्लैंड को आसानी से हरा देते हैं, तो इस हिसाब से अगर भारतीय रियासतें एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेगी तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो इस तरह शुरू हुआ 1857 का विद्रोह। 1853 में ही इस विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। नाना साहेब पेशवा ने आज़ादी ख्वाब अन्य रियासतों को दिखाया। सभी को नाना साहेब की बातों पर यकीन था। आसपास के रियासतों को एकजुट करने का काम नाना साहेब पेशवा ने कर लिया, पर थोड़ी कोशिश मुग़ल गद्दीदार बहादुर शाह ज़ाफ़र ने भी की। सीधे दिल्ली से उन्होंने एक अखबार प्रकाशित किया जिसका नाम था पयाम-ए-आज़ादी। इसी अखबार के माध्यम से नाना साहेब पेशवा को ज़मानत का साथ मिला। आम जनता भी नाना साहेब पेशवा की फ़ौज का हिस्सा बनने लगी। उनमें से देश प्रेम की भावना लाने के लिए हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रगीत भी लिखा, जिसे हमने पहले पार्ट में बताया है। इसके बाद आने वाले 2-3 साल तक ये मुहिम चलती रही। पूरे मध्य भारत में खबर पहुंची कि नाना साहेब पेशवा अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने वाले हैं, इसलिए दूसरे राजा और नवाब ने भी उनका साथ दिया। पानीपत युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के वंशज भी नाना साहेब पेशवा से जुड़ गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने खुलेआम नाना साहेब को हिंदुस्तान का पेशवा घोषित किया। आज़ादी की इस आंधी में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़ाफ़र ने अपने बुढ़ापे के हालत में भी नाना साहेब पेशवा का साथ दिया। लाल किले में फ़ौज तैयार हुई। सातारा में भी आज़ादी का नारा बुलंद हुआ।
अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाने वाले वो लोग थे जो अंग्रेज़ फौज में सेवा दे रहे थे। कानपुर के एक साधारण सिपाही ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी ज़ोर से दहाड़ लगाई कि पूरे हिंदुस्तान के होश उड़ गए। वे थे मंगल पांडे। अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को फांसी पर लटकाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मंगल पांडे की कुर्बानी देखकर छोटे छोटे तालुकेदार, सरपंच, सूबेदार भी अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए। दूसरी ओर अंग्रेज़ों ने लाल किले पर आक्रमण करके बहादुर शाह की सेना को हरा दिया। पूरा लाल किला खून से रंग गया। साथ ही झांसी की रानी और तात्या टोपे ने अपने अपने हिसाब से युद्ध किए। इन सब में नाना साहेब पेशवा और अजीमुल्ला ने पूरे मध्य भारत में चक्कर लगाते हुए अन्य राजाओं को एक किया और सबसे बड़ी फौज तैयार की। इस बार जमाना बदल गया था। युद्ध सिर्फ युद्ध भूमि पर होगा, ये नियम भी टूट चुका था। नाना साहेब पेशवा ने अपनी फौज को अंग्रेजी छावनी में घुसकर हाहाकार मचाया। हर जगह इस प्रकार के हमले होने लगे। ये देखकर ब्रिटिश नागरिक जो युद्ध करना जानती नहीं थी, उनमें डर का माहौल बन गया। अलग अलग प्रकार के नवाब और राजा गोरे चमड़ी वाले लोगों को मौत के घाट उतारने लगे। इस बीच बहुत बार दंगे भी हुए जिसमें अंग्रेज़ों का काफ़ी नुकसान हुआ। मध्य भारत में हो रहा संग्राम को अंग्रेज़ों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अंग्रेज़ गवर्नर ने इस संग्राम को युद्ध समझा ही नहीं। आम जनता जब बगावत पर उतरती है तो क्या किया जाता है ये अंग्रेज़ अच्छे से जानते थे। उन्होंने दूसरे रेजिमेंट्स को विभाजित करते हुए संग्राम में शामिल तालुकेदार और ज़मींदारों को कैद करके फांसी देना शुरू किया। जिनके पास बड़ी फौज थी उन्हें हराकर मार दिया गया। भारतीय राजाओं को हराना अंग्रेज सीख चुके थे। उन्हें पता होता था कि बिना डिसिप्लिन से कोई युद्ध जीत नहीं सकता। मध्य भारत के कोई भी राजा या नवाब की फौज युद्ध के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर आक्रमण ज़रूर हुए, पर उस आक्रमण की ठोस तैयारी किसी ने नहीं की। आक्रमण क्यों और किस पर करना है ये तो सब जानते थे, पर कब करना है ये कोई नहीं जान पाया। इसलिए मिसकम्युनिकेशन के कारण नाना साहेब पेशवा को हार का सामना करना पड़ा। तात्या टोपे और खुद नाना साहेब पेशवा जैसे मर्द मराठे अंग्रेज़ों के हाथ कभी लगे नहीं। 1857 के अंतिम चरण तक नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे आज़ाद रहे। लाल किले से बहादुर शाह जाफ़र को गिरफ्तार किया गया। झांसी की रानी मारी गई। तात्या टोपे तथा नाना साहेब पेशवा गुमनाम हो गए। अंग्रेज़ों के लिए ये बड़ी जीत थी, पर असल में वे हार गए। उन्होंने देखा कि अत्याचार करते हुए वे देश को ज़्यादा समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। इसलिए इंग्लैंड की रानी को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1857 का महासंग्राम के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी बर्खास्त हो गई। इतनी बड़ी हार का सामना वे आने वाले समय में कर नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने 1857 के महासंग्राम की फाइल बंद करते हुए उस लड़ाई को मामूली सिपाही विद्रोह का नाम दिया। इस युद्ध के बाद कुछ लोग बेहद बदनाम हुए क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, जिनमें आते हैं शिंदे, होलकर, बरोड़ा के गायकवाड़, राजपूत राजे, तंजौर के भोसले, दुल्हे की तरह सजकर बैठे हैदराबाद वाले निज़ाम, पटियाला के महाराजा, रामपुर के नवाब, जोधपुर के महाराजा, कपूरथला के सिख। अगर ये सभी लोग एकजुट होते तो अंग्रेज़ कभी भारत पर राज नहीं करते। कहा जाता है कि झांसी की रानी ने जयाजीराव शिंदे से मदद मांगी थी, पर उन्होंने लक्ष्मीबाई को खाली हाथ भेज दिया। 1857 का महासंग्राम भारतीय इतिहास का आखिरी पन्ना है जिसमें ऐसे महान योद्धाओं के नाम छुपे हैं जिनका जिक्र कभी नहीं हुआ। फाइल तो बंद हो गई, पर अंग्रेज़ों के कारण सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि अज़ीमुल्ला खान का आगे क्या हुआ। क्या वो मारे गए या उन्हें भी फांसी पर लटकाया गया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़कर फेंकने वाले मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा नाना साहेब पेशवा कहाँ गुम हो गए।